प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ हालात हाजरा के हवाले से, कुछ मुल्की सियासत के हवाले से गुफ्तगू की है, और ये दूसरा सेगमेंट होता है। इसमें बात होती है अमूमन आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनका तारुफ करवाने से पहले चंद गुजारिशात हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल शामिल की जाएगी। स्क्रीन के ऊपर कुछ देर बाद नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। एक चीज़। दूसरी बात ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, इसी प्रोग्राम में नहीं किसी भी प्रोग्राम में आप कॉल करें, हमेशा आप टेलीफोन के ज़रिए बात करने की कोशिश करें। अपनी भी आवाज़ उस पर सुने, हमारी भी आवाज़ उस पर सुने, और वहीं पर आपने सवाल करना है। मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपना नाम बताएं, इलाके का नाम बताएं और अपना मसला मुख्तसरन बयान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल होने का मौका मिले। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया गया है, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ नहीं सुननी है, टीवी के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो टीवी की आवाज़ जो है उसको बंद करके फिर आप हमसे बात करें। तो मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट जनाब सलमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, रूहानी स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और साथ साथ एक तंजीम उन्होंने कायम की है होम्योपैथिक के हवाले से। BBDH है जिसका मुखफ़फ़ है, ये ब्लू बर्ड डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन, उसके रूह अवामी हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ से, थैंक यू। सलमान सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं और हमेशा गुफ्तगू का आगाज़ इस पॉइंट के साथ होता है, इस नुक्ते के साथ होता है कि क्या होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो हर बीमारी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लोग अमूमन समझते ही हैं कि जो मौलिक अमराज होते हैं या जो बहुत देर तक चलते हैं उनके लिए जो होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाता है। आप पहले तो चाहूँगा ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें ताकि फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके कि क्या हर बीमारी के लिए, जैसे छोटी बीमारियाँ जिनको समझा जाता है, बुखार, नज़ला, खांसी और इस तरह, उसका भी क्या इलाज होम्योपैथिक के ज़रिए मुमकिन है? फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर प्रोग्राम में मदद करने के लिए और चैनल के 21 का कि जो इज़्ज़त बख्शते हैं और हमें, और हम जैसे डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को प्रमोट करते हैं और होम्योपैथिक को प्रमोट करते हैं। साथ में मेरे प्यारे भाई यासिर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हर मुश्किल वक्त में, कि जब होम्योपैथिक मुश्किल में थी तब भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े थे। आज होम्योपैथिक का अच्छा वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यासिर आज भी हमारे साथ शाना बशाना जो है मौजूद हैं। सबसे पहले इनका शुक्रिया मैं ज़रूर अदा करूँगा। मेरा भाई है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हमारा साथ हमेशा अल्लाह कायम रखे, और इसी तरह हम साथ चलते रहें, होम्योपैथिक की बातें होती रहें, गुफ्तगू होती रहे और सिलसिला चलता रहे। अच्छा, सवाल बड़ा ही खूबसूरत किया कि इस सवाल में वज़न इसलिए, ज़ोर इसलिए है, मैं कहूँगा कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तो असल में शुरू यहीं से होते हैं मसाइल। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मसलों का शुरू यहाँ से होता है जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पे बुखार मुसलसल है तो बुखार मुसलसल आपको जो है हड्डियों के दर्द में रहता है यूरिक एसिड के बढ़ने से, आपको जॉइंटिस में रहता है बुखार, आपको रिनल फेलियर में बुखार रहता है, आपको मलेरिया में बुखार रहता है। अब मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास तो देसी और फार्मी तरीक़ेकार है, 2 गोली तलवार के निशान वाली, तो हम ठग करके उसको खा जाते हैं। या इश्तिहार हमने देखा टीवी के ऊपर टैबलेट का, बुखार महसूस हुआ, सर में दर्द हुआ। अब इश्तिहार में इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे हर बंदे के लिए वो 2 ही टैबलेट हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है। मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अलामात अपने अंदर एक वजाहत रखती हैं जो आपसे बता रही होती हैं, मामलात को क्लियर कर रही होते हैं आपको कि अंदर कोई मसला है। मिसाल के तौर पे दर्द और बुखार, ये 2 ऐसी अलामतें हैं यासिर जो आपको बहुत वाज़े सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि आप अभी भी होशियार हो जाएं, अंदर मसाइल पैदा हो चुके हैं। मगर हमारी बदकिस्मती कि हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं जो शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट में जब तकलीफ आती है तो फिर उस पर शोर भी करते हैं कि हाई ये हो गया, हाई वो हो गया। तो फुल कट का रास्ता लीजिए जिसमें फ़ायदा भी हो और हमेशा के लिए शिफायाबी भी जो है सामने रहे। तो आपने अच्छा सवाल किया कि नज़ला, ज़ुकाम या बुखार के लिए यकीन कीजिए कि अर्जेंट दवा मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। एक्यूट रिस्पांस रखने वाली, क्रॉनिक रिस्पांस की बात नहीं हो रही है, एक्यूट रिस्पांस है। यहाँ दीजिए, यहाँ सामने रिस्पांस ले लें और इसका रिजल्ट ले लें। डिपेंड करता है नौयत क्या है, टाइफाइड है, मलेरिया है, जॉइंट पेन है, ठीक है जी, हेपेटाइटिस है, ठीक है, शर्टिका है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करती हैं। और इनका मेन मसला ही सबसे जो प्रॉब्लम आता है वो नज़ले की वजह से आता है, साइनस की वजह से।
कि जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती, वो नस्ला पक्का हो जाता है, पक्का होने के बाद वो नस्ला जो है हलक में जब गिरना शुरू करता है तो सीने की जलन, मैदे की खराबी, जिगर की सोजिश, आंतों का इन्फेक्शन, मोशन का हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम मेन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते, जो पत्थर है उसे रास्ते से नहीं हटा रहे होते, गाड़ी मोड़ के निकल जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें उस पत्थर को हटाना होगा अगर हमें रास्ता वाजे और साफ चाहिए। फिर जब हम दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो तकलीफ रास्ता होता है, मगर बाज नहीं आते कि चलो कोई नहीं अभी आगे सही हो जाएगा। उस आगे सही सही के चक्कर में हम अपनी जिंदगी पूरी कर देते हैं और आखिरी में होता क्या है कि अस्पताल हमारा मुकद्दर बनता है। कभी हमें ड्रिप लग रही होती है, कभी हमें जो ऑक्सीजन लग रही होती है, कभी जो है इन्वर्टर पर डाल दिया जाता है, कभी डायलिसिस पे चले जाते हैं। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल जिंदगी की होती है जिन पर गुजरती है, वो यकीनन इस चीज़ को जानते भी होंगे और समझते भी होंगे। तो जिस वक्त आपको बुखार का मामला हो, नज़ले का मामला हो, नाक बह रही हो या आंखों में जलन हो रही हो, फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। और ख़ास करके अगर होम्योपैथिक का रिजल्ट आपने लेना है, होम्योपैथिक के नताइज आपने लेने हैं, तो फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर को पहली फुर्सत में कोशिश करें कि उससे रब्ता करें और उससे अपने अलामात बताने के बाद उससे दवा तजवीज़ करवाएं, तजवीज़ करें। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी इस चीज़ की निशानदेही की है कि ये ज़रूरी है कि ये जितनी भी अलामात हैं ये कोई ना कोई मैसेज लेकर आ रही होती हैं जिसकी वजह से आगे चल के आपको कोई पेचीदा मरज़ जो है वो लाक हो सकता है। और अगर इसको इनिशियली ठीक कर लिया जाए तो फिर आगे आप सिंबल्स देखें ना, एक तरफ कवाली चलती है, एक तरफ गाना चलता है और एक तरफ डिस्को म्यूजिक चलता है। आप इन तीनों में तो फर्क कर सकते हो, तो अपनी बीमारी में फर्क क्यों नहीं कर सकते? वाह जी वाह, बहुत अच्छी मिसाल। आपको हर चीज मिल रही है। आपने स्लो म्यूजिक चला, आपका दिल दुखी हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि आप वो सुनना चाह रहे हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो आपको म्यूजिक अच्छा भी मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो इस वक्त सारी चल रही है, जिसमें दुख भी है, गम भी है, हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, रोना भी है। ये तो आप पे डिपेंड कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर बीमार हो रहे हैं और आप ये सोच के बीमार हो रहे हैं कि नहीं ये तो बुखार है, हल्का सा पैनाडोल खानी है, मैंने ठीक हो जाना है। पैनाडोल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कॉमन इश्तिहार चल रहा है टीवी पे और हर मर्ज की दवा पैनाडोल इस वक्त चल रही है। सर दर्द हो, बुखार हो, थक जाओ, खा जाओ, बस ये जिंदगी हो गई है पैनाडोल पे आके खत्म। तो होम्योपैथिक को प्रमोट कीजिए, अच्छी दवाएं हैं, बगैर साइड इफेक्ट के दवाएं हैं जिसमें किसी किस्म का आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर की तशखीस अगर अच्छी है, दुरुस्त है, तो आप यकीन कीजिए यासिर कि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सामना नहीं करना और सिर्फ कहना यह है कि जब भी ऐसा मसला हो बुखार के हवाले से, नज़ले के हवाले से, इन दो अलामतों को फौरी तौर पे कैच करें और जल्द अज जल्द इसका तदारुत करें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इनको किसी भी बीमारी को, इसको ही क्या उसको छोटा ना समझा जाए। और मौला अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल भी है बीमारी के हवाले से, वो बीमारी जिसको आप सबसे छोटा समझते हो वही असल में सबसे बड़ी बीमारी आपकी बन जाती है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहने का मकसद एक छोटी सी मिसाल दूं, जी, लफ्ज है नून, जी, नुक्ते की वजह से वो नून है, हटा दीजिए, फिर क्या के दिखाइए नून उसको। हाँ, बहुत अच्छी वो नून नहीं रहता, वो गुन्ना हो जाता है। गुन्ना तो किधर भी लगा दो लग जाता है, बहुत खूब। लेकिन नून कहीं नहीं लग सकता। नून को जहाँ जरूरत होगी नून ने वहीं लगना है। माशाल्लाह, इनकलाबी सोच, बिल्कुल, बहुत जी बड़ी आप कमाल उस की नुक्ते की फिक्र कीजिए। नुक्ता जो हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो उस नुक्ते की फिक्र कीजिए जो वो कह रहे हैं कि छोटा भी बहुत बड़ा होता है। तो ये नुक्ता ही है जहाँ से मामले शुरू होते हैं और इसी नुक्ते को ही आपने हासिल करके कामयाबी की तरफ जाना होता है। और अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो फिर यासिर आपको पता है, ठीक है। तो अच्छा, ये एड्रेस नीचे हमने चला तो दिया है, आपके सामने है। शहर कराची में ये क्लिनिक्स हैं जिसके पते यहाँ पर आपके सामने चल रहे हैं, आप नीचे इसको देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा जो दूर की वजह से नहीं पढ़ पाते, मुझ जैसे उम्र रसीदा लोग अगर जो नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए क्या वो है, आप ज़रा ज़बानी बता दें। तो मैं भी रसीदा हो गया। ज़रा ये बता दीजिएगा, क्लिनिक का एड्रेस बता दीजिए। अच्छा जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतों से 2 क्लिनिक है, दोनों नॉर्थ कराची में मैं रन कर रहा हूँ। पहला क्लिनिक है मेरा सेक्टर 5B1 पीला स्कूल पर, ये बहुत ही मशहूर स्कूल है। सेक्टर 5B1 में पीला स्कूल, यहाँ पर नॉर्थ होम्योपैथिक के नाम से मेरा क्लिनिक है और जिसका एड्रेस है L994 जी। यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पे मैं दोपहर में होता हूँ 12 बजे से लेकर शाम को तकरीबन 4 बजे तक यहाँ मौजूद रहता हूँ। ओपीडी मेरी चल रही होती है। नॉर्थ होम्योपैथिक सेक्टर 5B1 पीला स्कूल। दूसरा क्लिनिक जो है जहाँ मैं रात में होता हूँ 9 बजे से 12 बजे तक, वो है मूसा होम्योपैथिक जो कि सेक्टर 11B में है। यूपी से आपको उल्टे हाथ पे सेक्टर पड़ेगा। नियर जो है सलीम सेंटर, बहुत ही मशहूर वहाँ का एक
जगह है, वहां से आप इजीली पहुंच सकते हैं। कॉर्नर पे बहुत ही फेमस शॉप है रौनक शीरी की, तो वो तो एक हमारा एड्रेस होता है कि हम उस पेशेंट को कहते हैं जी वहां आ जाए, वो सीधा सीधा हमारे सर्विस रोड से होता हुआ वो क्लिनिक पर आ जाता है। तो जरूर आइए, डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे दवा लीजिए, लेकिन अल्लाह के बंदो कम से कम बात तो करो, बात करने से ही बात बनती है और मामला बनता है। आप मत लीजिए दवा मुझसे, लेकिन मशवरा करने तो आ सकते हैं, बात करने तो आ सकते हैं। यही मेरी प्रमोशन है, यही होम्योपैथी की प्रमोशन है कि आप इस काबिल हमें समझें और हमसे डिस्कस कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम आपको अच्छा ही मशवरा देंगे, आपको गलत मशवरा कभी भी नहीं देंगे कि आपका किसी किस्म का कोई नुकसान हो। ठीक है, अब ये फरमाइएगा कि ज़रा बात हो रही थी आज के मौजू की तरफ आ जाते हैं ज़रा, और जिसको हम डिस्कस कर रहे थे गुज़िश्ता हमारी नशिस्त में उसके ऊपर तफसीलन बात नहीं हो सकी थी, जिस पे हमने सोचा था कि अगले हफ्ते में यानी कि आज के प्रोग्राम में इसको ज़रूर ज़ेर बहस लाया जाएगा, गुर्दे के अमराज के हवाले से। अब देखने में ये आ रहा है कि बड़ी तेज़ी से जो डायलिसिस के केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक ऐसी परेशान कुन सूरत हाल है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्या हमसे गलती हो रही है जिसकी वजह से गुर्दे के अमराज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर पूछने का मकसद ये है कि हमारे पास होम्योपैथिक के अंदर क्या ऐसी अद्वियात हैं जो इसका देर पा इलाज कर सकें। आप इसमें जुमला अमराज हैं कि किसी में जो है गुर्दों का सुखड़ जाना मसला है, किसी में पथरी का मसला है, किसी में सूजन का सोजिश का मसला है, किसी में और बहुत सारे मसाइल हैं। दवा के हवाले से ज़रा बताइएगा और इलाज के हवाले से। जी यासिर, ये आपने इतना ज़बरदस्त इस वक्त सवाल पूछा है कि ये हर 8वां बंदा इस मामले में मुब्तला है। गुर्दे में पथरी के हवाले से, गुर्दे में सूजन के हवाले से, गुर्दे में वरम के हवाले से, पेशाब में जलन के हवाले से, पेशाब की नाली में पथरी के हवाले से, मसाने में पथरी के हवाले से, और आखिरी में आने के बाद डायलिसिस की तरफ जाते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, गुर्दे में पथरी और डायलिसिस का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग बड़े मैटर है कि पथरी का मामला बिल्कुल अलग है और डायलिसिस का जो प्रोसेस हो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये तरीक़ेकार भी डिफरेंट है। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट के गुर्दे में पथरी बरामद हो तो उसे डायलिसिस होता है। डायलिसिस का जो बिल्कुल ही सिस्टम अलग है और पथरी का सिस्टम अलग है, लेकिन क्योंकि दोनों का ताल्लुक गुर्दे ही से है जिसको प्रॉपर सेट करना पड़ता है, तो इसके लिए फिर वही बात करूँगा कि सबसे बेहतरीन है कि आप तशखीस जो है वो बेहतर कीजिए, जिससे आपको ये मालूम रहे कि पेशेंट की जो कंडीशन है क्या वो डायलिसिस की तरफ जा रही है या पेशेंट की जो कंडीशन है वो गुर्दे में पथरी की तरफ जा रही है या पेशाब में इन्फेक्शन की तरफ जा रही है। अगर आप दुरुस्त तरीके से मरीज़ को गाइड कर सकते हैं, उसकी तशखीस अच्छी कर सकते हैं, तो यकीन जानिए मैं आज K21 चैनल के थ्रू ये बात बता दूं कि डायलिसिस की तरफ नहीं जाना होगा किसी भी सूरत। अब आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यासिर पथरी के हवाले से कि पथरी की कंडीशन जो है किस तरह बनती है, क्या होता है और इसकी क्या अलामतें हैं जो बहुत वाज़ेह आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायलिसिस के हवाले से कि इसकी किस्में कितनी हैं और ये किस तरह से जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह से हम इसका तदारुत कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि डायलिसिस होने वाले जो पेशेंट हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हों तो उनके गुर्दे हमेशा के लिए सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पर बड़ी एक अहम हम अभी बात करेंगे और आपको बहुत क्लियर हम इसका आपको बता देंगे कि हाँ और नहीं में जवाब होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पथरी के हवाले से कि इसकी अलामत क्या होती है। ठीक है, देखिए पथरी की जो पहली अलामत है जो वाजे होती है वो गुर्दे में चुभन होती है, दर्द नहीं होता, यानी उठते बैठते फील होता है कोई चीज चुभ रही है, यानी नुक्ता आ गया। बिल्कुल ठीक है, कौले हजरत अली नुक्ता आ गया, बिल्कुल ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नुक्ता आ गया। अब ये जो नुक्ता आया है ये नुक्ता आपको बता रहा है चुभन का कि कुछ मसला है, इसका तदारुत करो। मजे की बात आपको बताऊं, ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट को सीधे गुर्दे से शुरू होती है, उल्टे गुर्दे में बाद में मामला जाता है। और एक चीज और आपको बताऊं कि सीधा जो गुर्दा है वो उल्टे गुर्दे से बड़ा होता है, साइज में भी और वजन में भी। तो इस वजह से ज्यादा मुतासिर वही होता है क्योंकि नेफ्रॉन की जो झिल्लियां हैं, जो नेफ्रॉन की जो जालियां हैं, नेफ्रॉन की जो नेट है वो इसी को पूरा कवर कर रहा होता है। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसे हम अगर हुकूमती लिहाज से बात करें तो दाखिली और खारिजा पॉलिसी। अब सवाल ये पैदा होता है आप खा क्या रहे और जा क्या रहे। बिल्कुल सही। तो हम जब तक इन चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे तकलीफ दे जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ऑयल। बिल्कुल ठीक है।
मुसलसल ऑयल की क्वालिटी जो है वो डाउनफॉल्स पर आती जा रही है, कीमत उसकी जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। तो कम करते जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी और ज्यादा खराब करते चले जा रहे हैं। अभी तो माशाल्लाह से वो माह मुबारक अब करीब है, तो वो डीजल के अंदर भी पकौड़े जो वो तल के बेचेंगे वो, और फिर जनरेटर ऑयल के अंदर। तो कहने का मकसद है वो हमारे यहाँ बड़े मशहूर है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। मैं देखता हूँ रमजान में तो बड़ा रश लगा होता है। डीजल के भी काफी चर्चे हैं ना, सस्ते और महंगे। चलें अपनी बात जारी रखें जी। तो हम ये कहते हैं कि अभी जो कंडीशन इसमें है, जैसे आपने ऑयल का जिक्र किया और डीजल का जिक्र किया कि जिस तरीके से मामला बढ़ते और खराब होते चले जा रहे हैं, हमने इनको सुधारना कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये होता है कि ऑयल हमने डाला और उसके बाद उसमें लवाजमात डाल के भूनना शुरू कर दिया, जिसमें वो तो चीजें भुन जाती मगर ऑयल का अपना जो असल लेवल है वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आ पाता। तो इसका अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ पकाने के लिए, आप तो खैर नहीं करते होंगे, तो जो हमारे खवातीन ऑयल का इस्तेमाल करती हैं पकाने के लिए, पहले उस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। ठीक है। जब उसमें छोटे छोटे बबल्स आने लगे तो फिर अपनी मनमानी चीज़ें उसके अंदर आप इंक्लूड करें, आप उसके अंदर जो भी करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ऑयल का जो है गर्म होना, सही गर्म होना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसे पकाएं और ऑयल इतना रखिए कि ज़्यादा ना हो, बस सिर्फ खाने की हद तक हो, बहुत अच्छी बात, हम इसको पका सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक भी जरूरी है। हाँ ब्रेक बिल्कुल जरूरी है। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं और गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ आपकी सेहत के हवाले से मामला ज़ेर बहस आए, और आज का जो मौजू है वो गुर्दे के हवाले से था। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे इसके मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। डॉक्टर साहब आपने चंद चीज़ों की निशानदेही की, मज़ीद मैं चाहूँगा इसके हवाले से बात हो जाए, फिर अद्वियात के और तरीका इलाज की तरफ आते हैं। लेकिन आप ये बता रहे थे कि जो इसमें बुनियादी गलतियाँ हो रही हैं वो क्या है? तेल का इस्तेमाल एक चीज़ है, उसके अलावा और क्या है? जी इसमें जी तेल का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ऑयल का तरीका भी बताया कि हम उसको किस तरह से प्रोमिनेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ है वो है कोल्ड ड्रिंक है, कि एसिड जो है वो किसी भी सूरत कोशिश करें कि इस्तेमाल ना हो, और एसिड जो है किसी भी सूरत आप अपने बॉडी के अंदर ना लें, क्योंकि गुर्दे बड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं एसिड आने की वजह से, क्योंकि वो जो नेफ्रॉन है, जो छलनी है गुर्दे की, वो मतलब डैमेज होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो है मुज़िर अज्जा गोश्त जो हमारे पास आता है, उसका ख्याल करें कि हम गोश्त को पूरा एक दर्जे हरारत तक पकाने के बाद फिर उसको इस्तेमाल करें। और गोश्त का बेहतरीन पकाने का तरीका ये कि जब तक उसका अपना पानी अंदर से निकल नहीं जाता और ड्राई के बाद वो बॉयल पे नहीं आता, तब तक जो है उसका इस्तेमाल जो है ना किया जाए। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है शक्कर, यानी कि चीनी। अगर चीनी के इस्तेमाल को मुतनासिब रखा जाए और ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत से मसले जो है वो हल हो सकते हैं। और ऑयल के हवाले से मैं कहूँ कि अगर सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेस्ट है, कि उसमें जाली होने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप मिलावट किसी किस्म की भी बेसिकली नहीं कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पानी। पानी का शेड्यूल देखें, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। वेरी गुड। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि हमारा निज़ाम, जो कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, वो ये है कि जब प्यास लगती है तो पानी खुद आप पीना चाहते हो। और अब मिसाल के तौर पे एक बंदा एसी में काम कर रहा है 10 घंटे के लिए, यार उसको नहीं प्यास लग रही तो जबरदस्ती पानी पीकर अपने गुर्दों पे बोझ डालने के बाद बार बार यूरिन पास करे और मसाने को कमजोर करे। एक मजदूर जो धूप में काम करके अपना पसीना बहा रहा है, उसको पानी की जरूरत है 10 से 12 गिलास, ताकि जो पानी उसका निकल रहा है वो बेहतर हो जाए। यहाँ पर उल्टा निज़ाम है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं गुर्दे का अमराज लेकर, सबसे पहले पानी कितना पिया था जी, 10 गिलास पिया करें, गुर्दे साफ रहेंगे। किसने कहा गुर्दे साफ रहेंगे 10 गिलास पानी पीने से? ठीक है भाई, 72 से 74% हिस्सा पानी पे पल रहा है जिस्म का, जिसमें पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक चल रहे हैं। तो वो 10 गिलास सीधा गुर्दे पे लग जाएंगे जाके। जनरल सेंस की बात है, हमारे यहाँ इन चीजों का जरा ख्याल करें। फिर दूसरा ये होता है, जैसे ही आपको गुर्दे की कोई तकलीफ हुई, सबसे पहला काम आप लोग ड्रिप ठुकवाते हो जाके, कि भाई ड्रिप लगाने से क्या होगा, पानी की कमी। कौन से पानी की कमी पूरी हो जाएगी? वो स्किन के अंदर जा रहा है, वो असलात के अंदर जा रहा है, गुर्दे को नहीं मिल रहा।
गुर्दा तो सिर्फ ये कर रहा है कि जब उसमें प्रेशर है उसने थ्रो कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है आपने। तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये वो चीज़ें, वो बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है नागवार गुजर रही हो, लेकिन ये आपके लिए गवार बातें हैं कि जिससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, जिससे आप अपने मसले का हल निकाल सकते हैं और गुर्दे की बड़ी सारी बीमारियों से डॉक्टर साहब ये बच आपने सकते बड़ी हैं। अच्छी चीज़ की निशानदेही की है। अमूमन देखा ये गया है, ख्याल ये किया जाता है, मैं अक्सर लोगों को भी देखता हूँ, चंद एक जो टीवी पे जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, आपको पता है एक रिवायती जुमला उनसे जब कहा जाता है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो वो ये कहते हैं अक्सर पानी ज़्यादा पीते झूठ हैं। बोलते हैं। तो मैं यकीनन मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने चले ये बात कह दी। वो तो तो ये बड़ी कीमत होती है अजीब जी। बात है कि ये कहा जाता है सुबह उठ के जी 4 गिलास पानी पी लें, 5 गिलास। अभी मेरे समझना बड़ा मुश्किल है कि ये गुर्दे का सबसे ज्यादा साइज ये है जो क्या। एक्टर्स होती हैं जी हमारी, इनसे पूछें आप इतनी ग्लो क्यों करती हैं। पानी पीती हूँ, नींद पूरी लेती हूँ, जबकि रात का कोई ड्रामे का सीन होता है तो 4-4 5 5 बजे तक बिल्कुल आप ठीक सीन कर आपने, रहे होते हैं, तो बिल्कुल कौन ऐसे। सा सो रहे होते हो भाई जिसमें तुम्हारा चेहरा ग्लो हो रहा होता है। झूठ ना बोला करें, इतना रिलैक्स रहा करें और जो सच है उस सच का सामना बिल्कुल करें। ऐसे ही। पानी उतना पिए जितना जब आपको प्यास लगे, आपकी जरूरत हो, लेकिन एक वक्त में 1 गिलास पानी जरूर पिए। दो दो एक एक घोट करके ना पिए, क्योंकि ताकि पूरे जिस्म में तरसील हो जाता है जी और जी। बेहतर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारी अपनी एक बेहतरीन हरदिल अजीज़ और बहुत प्यारी, जैसे मेरा भाई यासिर जी हरदिल अजीज़ मेरे, उसी तरह हमारी ये मेडिसन मोहब्बत है है आपकी। जो है रेक्सोरूबिया। और रेक्सोरूबिया के हवाले से मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि गुर्दे के हवाले से आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आज हम लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज की एक और दवा है रूबिया, जो गुर्दों के हवाले से बहुत ही मायनाज दवा है और अपने अंदर बड़ी सलाहियत रखती है पथरी को चूरा करके निकालने के लिए। अमूमी तौर पे क्या होता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि यार पथरी एकदम निकल जाएगी, और हकीकत ऐसा होता है कि पथरी जब निकलती है तो बड़ी अजियत देती है और जख्म करती हुई जख्म निकलती करती है, निकलती है। वो और ज़्यादा मसला हो जाता है। ऐसे तो ही। ये जो रूबिया है, ये इसका नंबर 03 है, यानी 3 नंबर के नाम से भी, लर्निंग 3 के नाम से मिल जी जाएगी जी। लर्निंग। इसको क्या करना है कि इसको आपने अगर अपनी लाइफ में अभी से शुरू कर लें कि ठीक है। अगर आपको गुर्दे की कोई तकलीफ नहीं भी है तो हिफ्ज़ भी अगर आप मुतक़द्दम इसकी इस्तेमाल एक किया जा सकता खुराक ले है। लें, एक डोज ले लें, तो आप यकीन करें कि आप इस मसले से ऑलरेडी बचे बाहर आ रहेंगे, जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं ठीक होंगे। है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी सूरत गुर्दे की कोई परेशानी आपको हो ही गई है, कोई मसला आ ही गया है, तो दिन में 3 मरतबा 30 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर पिए। गुर्दे की पथरी को, गुर्दे की सूजन को, वरम को सबसे पहले सही करती है। बिल्कुल ठीक है। सूजन को सही करेंगे तो पथरी तक ये दवा रसाई हासिल करेगी और आहिस्ता 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 उस पथरी को बिल्कुल यानी कि चूरा करने के बाद जो है वो उसको जिस्म से बाहर जो है वो निकाल कर फेंक देगी। बिल्कुल ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि लोग कहते हैं भाई हमें क्या पता पथरी निकल गई, तो सुबह का जो यूरिन है किसी शीशे के बॉल में आप लें, उसमें आप 1 घंटे के लिए छोड़ें। नीचे आपको इजीली कैल्शियम और जो पथरी की कैल्शियम जो जाया हुआ है, जो पथरी जाया हुई है, जो निकल रही है, वो चूरा आपको वो नीचे हर जाके सूरत डिपॉजिट आपको हो जो है जाती है, मिलना बिल्कुल। शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यासिर मैं आपको बताऊं कि रेक्सोरूबिया क्यों अहम है, स्पेशली गुर्दे के मामलात के लिए क्यों अहम है। देखिए रेक्सोरूबिया में ये है कि ऐसे अज्जा शामिल है, स्पेशली हमारे पास इसमें जो अज्जा है जिसमें हमारे पास क्लिकरे आयोडाइड मौजूद है। ठीक है जी, ये बड़ा एक स्पेशल एक मेडिसन है जो आपके गुर्दों को फ्रेश करती है, वॉश करती है। अच्छा, आप जब इसे पानी में मिला के लेना, अच्छा गुर्दे के जो पेशेंट हैं, ये अच्छी बात है, मैं ये मैं पूछने ही आपको वाला थोड़ा था सा आपसे, क्लियर बिल्कुल करूं कि ज़रा। वो दूध में मिलाकर नहीं पियेंगे रेक्सोरूबिया को, पानी में मिलाकर जो है आपने रेक्सोरूबिया को जो है वो पीना है पानी में मिलाकर, या आप दूध में मिलाकर नहीं पियेंगे। पानी में मिलाकर पिए, लाल शरबत में मिलाकर पिए, ठीक है। किसी भी चीज़ में मिलाकर पिए, लेकिन दूध नहीं होना चाहिए, लस्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर वो मसला ये होता है कि गुर्दों पे फिर पथरी बनने के इम्कानात बेसिकली बढ़ जाते हैं। तो रेक्सोरूबिया को दिन में 2 मरतबा, एक तो ये है कि इससे उन लोगों को बेसिकली तवानाई हासिल होती है जो वीक चल रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा पानी प्रॉपर लेने का, तो बिल्कुल ठीक है। रेक्सोरूबिया उसको कवर कर रहा होता है। फिर बहुत से लोगों को जो है कमजोरी महसूस हो रही होती है रात के वक्त, तो ये पानी में मिला के ले। गुर्दे के अमराज के जो लोग हैं वो रेक्सोरूबिया पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, तो इस तरह क्या होगा कि पानी की कमी पूरी होगी। और ये रूबिया जो है इसका इस्तेमाल तो कंटिन्यूसली दिन में 3 मरतबा आपने करना ही करना है गुर्दे के हवाले से। तो इफेक्टिव अब एक मेडिसिन और है, बड़ा इशू जो है वो है हमारे पास जो है डायलिसिस का। पहले तो ये क्लियर करना होगा डायलिसिस है क्या, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कौन सा भूत है, ऐसा कौन सा खतरा है, ऐसा कौन सी डायलिसिस का नाम आते ही सिर्फ एक ही चीज नजर आती है पेशेंट को, और वो है मौत। बिल्कुल ठीक है। कि मैंने कितना जी लूंगा, आखिरकार मैंने मर जाना और अब मैं सही नहीं हो सकता। देखिए इसकी 2 कैटेगरीज हैं।
फर्स्ट वन होमो डायलिसिस है, जो ब्लड के जरिए से, बेसिकली डायलिसिस का जो मायने है या डायलिसिस का जो समरी है वो सिर्फ इतनी है कि खून में से फासिद मादे को निकाल के बाहर करना। ठीक है। जो खून के अंदर क्रिएटिनाइन, पोटेशियम, सोडियम, यूरिया आपके फासिद मादा रोल करना शुरू हो गया है, तो ह्यूमो जो डायलिसिस है ये पहली किस्म है जिसमें ब्लड के जरिए से इसको साफ किया जाता है। एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर इसको ब्लड को पास कराने के बाद ये जब बिल्कुल क्रिएटिनाइन और पोटेशियम, सोडियम और यूरिया इसमें से मुनासिब आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो वापस उसे ब्लड को बॉडी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। ये मिनिमम टू मिनिमम 4 घंटे का एक बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस होता है, जिसमें 12 मरतबा खून की सफाई प्रोसेस हो रहा होता है। तो एक तो ये है कि इसमें 2 सूरतें हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। क्रॉनिक का ये होता है कि मैंने आपसे बताया कि वो फिर डायलिसिस उनका शुरू हो जाता है। और बहुत वाजे कर दूं कि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि गुर्दे जब डैमेज हो जाते हैं तो क्या वो गुर्दे सही हो सकते हैं, डायलिसिस के पेशेंट जो कह रहे होते हैं, तो उनके लिए वैसे तो इसका जवाब है नहीं में, लेकिन होम्योपैथिक वो एक वाहिद जरिया इलाज है कि जिससे उम्मीद की एक किरण रोशन है, उम्मीद की एक किरण जागी है। और ऐसे 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ा नहीं, हजारों के हिसाब से हमने जो है केसेस को जो है सही होते देखा है, और प्योर होम्योपैथिक से। तो अगर आप डायलिसिस के हवाले से सबसे पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करने के बाद अगर इस मसले को लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर ये मामला आते हैं। दूसरा जो दर्जा इसका आता है डायलिसिस का, वो बिल्कुल अलग है कि उसमें ब्लड का कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें पेट से एक नाली को इंक्लूड किया जाता है जो फासिद मादे, फुजले वगैरह है, क्रिएटिनाइन है और इस तरह की चीज़ों को वो क्लियर कर सकता है, लेकिन वो ब्लड पे काम नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सेकंड दर्जे पे आने के बाद आ जाता है, जो कि ब्लड की जब सफाई पूरे तौर पे नहीं हो पाती तो ये जो है इसको प्री न्यूटल के डायलिसिस के नाम से पुकारा जाता है। तो ये 2 किस्में जो हैं, ह्यूमो और प्रोनिटल, इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्लड की कंडीशन क्या चल रही है। इसकी पहली निशानी जो गुर्दे के पेशेंट है यासिर, उनको उल्टियाँ शुरू होती हैं और जिस्म पे वरम आना शुरू होता है। इसका बड़ा वाज़ेह मकसद है कि आपके ब्लड में क्रिएटिनाइन जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गया है, पोटेशियम, सोडियम जो है वो अपने मदार से निकल चुके हैं, यूरिक एसिड आपकी हड्डियों से बाहर निकल कर ब्लड के अंदर आ गया है। तो आपको ये जब अलामतें सामने नजर है, खास करके उल्टी की अलामत, ठीक है जी, उल्टी में वो अलामत होगी बदहजमी वाली नहीं होगी, इसमें पानी ज्यादा निकलेगा और इसमें अंदर से जो है सफरा वगैरह भी बाज़ दफा ऐसा हो जाता है उल्टी में। दूसरे नंबर पे पैरों पे वरम आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, रानों पे वजन आना शुरू हो जाएगा, मोटी होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको इस तस्का यानी कि पानी पड़ जिसे कहा जाता है कि वो गुर्दों के फेल को दुरुस्त तरीके से अंजाम ना देने की वजह से आपको इसका जो सामना करना पड़ता है। ठीक है। जैसे ही आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने आई है, तो सबसे पहले जो मैंने कहा, लेकिन रेक्स रूबिया में आपने करना क्या है, यहाँ पे भी मैं आपको देखें हर चीज के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि ये सिर्फ एक दवा नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफा और एक इनाम है। ये जो रेक्स रूबिया है, इसको क्या करना है, गर्म पानी में इसको एब्जॉल्व करना है। ठीक है। गर्म पानी इतना जब आपने पीना है कि वो नीम गर्म रह जाए, तो उसको आपने क्या करना है, रेक्स रूबिया उसमें आपने जो है उसमें 1 खाने का चम्मच मिलाना है सुबह, और 1 खाने का चम्मच रात को मिलाकर पीना है, 2 चम्मच भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन नहीं है, ये सपोर्टर है, सप्लीमेंट है, बिल्कुल ठीक है। ये सप्लीमेंट कह लें आप, फुल डोज इसको पावर पे कह लें। उससे आपको फायदा क्या हो रहा है कि तवानाई मिल रही है, ठीक है, जो ताकत है जिस्म को वो प्रोवाइड हो रही है दवा के साथ साथ मिलकर काम करने के लिए। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूंगा कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो रूबिया का इस्तेमाल करें, अगर एक्यूट कंडीशन है। लेकिन अगर कंडीशन क्रॉनिक पर चली गई और मामला डायलिसिस तक आ गया है, तो रेक्स रूबिया को गर्म पानी में इस्तेमाल कराया जाए, जिससे सबसे मेन चीज ये होगी कि अंदर से जो पोटेशियम, सोडियम है उसका तनासुब बरकरार रहेगा, वो आउट नहीं होगा। क्योंकि फासिद मादे में जब भी मसला होता है यासिर, हमारे पास डायलिसिस हम क्यों जा रहे हैं, डायलिसिस का ताल्लुक गुर्दे से नहीं होता, खून की खराबी से होता है। आपका ब्लड अगर फासिद मादों को थ्रो नहीं करता गुर्दे में, तो वो काम करना बंद कर देते हैं और वो जो है सूखना शुरू हो जाते हैं, ईट्रॉफी होना जो है वो उनकी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि यार हम उस पोजीशन में आ गए कि हमें डायलिसिस कराना पड़े। हम तो जनाब डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
कोई कह रहा है जी आपका पेट खराब हो गया, उल्टियों की दवा ले लो, कोई कहता है जी हड्डियों पे वरम आ गया, कैल्शियम की दवा ले लो। बात यह तशखीस होती ही नहीं है कि हमारा मरीज वहां तक पहुंच सके। अलामत कहाँ से शुरू होती है? नुक्ते से। बिल्कुल ठीक है। अलामत कहाँ से शुरू हो रही है? नुक्ते से शुरू। नुक्ते से, यानी चुभन का होना गुर्दों में, ये आपको कह रहा है कि कोई मसला मौजूद है। फिर उसके बाद इसमें जिस्म का मुसलसल गर्म रहना शुरू हो जाता है, यानी कि धीमा धीमा बुखार, यानी 99 या 100 आपको बुखार जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आपको रहना शुरू हो जाता है। तो आप अपने दिमाग की घंटी को बजा दीजिए, जिसे हम पुराने दौर में कहते हैं तबल बजाना, कि जी खतरे की घंटी बज गई है। ऐसा ही है। तो उसको इस्तेमाल, जैसी घंटी बजे फौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। फौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर से, जिसको आप समझते हैं कि यार ये डॉक्टर ऐसा है कि मेरे लिए बहुत कारामद साबित हो सकता है, बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तशखीस इसकी बेहतर है, उससे रब्ता करें, जिससे आप डायलिसिस की तरफ जाने से 110% बच जाएंगे इंशाल्लाह। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से बात आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा वॉशरूम, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है, चाहे मैं एक घूंट पानी भी पीऊँ तो मेरा यूरिन पास बहुत ज़्यादा पास होता है। और दिन में बाज़ होता तो मैं 10-11 दफ़ा भी जाती हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये बड़ा आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया। मैं भी आपका इसका जवाब देता हूँ इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन दवा जो आपको बताऊंगा उससे आपको बड़ा फ़ायदा भी होगा। यासिर, इन्होंने जो बात की है ये गुर्दे का प्रोसेस नहीं है। इनको यूरिन का बार बार पास होना, इनके रहम में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जब रहम सूज जाता है तो मसाने पर प्रेशर करता है। ठीक है जी। अब अमूमी तौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ दवा दे रहे होते हैं, बार बार पेशाब का मतलब है गुर्दा गुर्दा, गुर्दा नहीं है। फीमेल के लिए मसाना, जो उनका यूट्रस है, रहम जो है वो क्या होता है, सूज जाता है, उसके ऊपर वरम आ जाता है, और वो जब नीचे की तरफ अपने आप को धकेलता है वरम की वजह से, तो मसाना खुलता और बंद होता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो खुलकर पास नहीं हो पाता, पेशाब खुलकर नहीं आ पा सकता, जिससे पेशेंट को कमजोरी होना शुरू हो जाती है। बहन, इसके लिए हमारे पास बड़ी खूबसूरत दवा, बहुत ही प्यारी दवा जो है हमारे पास इसके लिए सीपिया के नाम से, SEPIA, सीपिया। अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें दिन में 3 मरतबा 15-15 कतरे आधे गिलास पानी में, आप जर्मनी की ले लीजिए, पाकिस्तान की ले लीजिए। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि प्रमोट पाकिस्तान की दवाओं को किया जाए, होम्योपैथिक, तो आप इसमें ले सकते हैं। जो है इससे बहुत ही बेस्ट होगा कि आपकी ये जो बार बार की यूरिन पास की आदत है ये नॉर्मल हो जाएगी, पेशाब आपको ज़्यादा नहीं आएगा, नॉर्मल रहेगा इंशाल्लाह। सीपिया के नाम से 200 पोटेंसी में यूज़ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। जी एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब आए, बहुत इनको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर साहब, एक तो ये बता दें, शहर के अंदर एक आपका प्रोग्राम इसलिए मिस हो जाता है मुझे आपसे बात करते हुए। जी जी। राजा आजाद नाम है मेरा, उसको राजा अजहर आ रहा है। अच्छा, राजा आजाद कर दीजिए भाई इसको जरा। जी जी हो जाएगा, तो बेफिक्र रहिए। जी। दूसरी बात ये है कि इसको लाइट से इशू की वजह से सारे प्रोग्राम आपके मिस हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक में जैसे ही गर्मी और रमजान शुरू हो रहे हैं तो मुसलमानों पे बजाय नरमी होने के, उन्हें सहूलत फराहम करने के, उन्होंने अजियत पहुंचाने का एक सारा खैर बना लिया अपने। हाँ, ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि मुझे गुर्दों के बारे में डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब से कहना है कि लेफ्ट एंड राइट पे जो दोनों साइडों पे पेन हो रहा है, ठीक है, क्या वो मस्कुलर पेन है या गुर्दों का बहुत ज्यादा तकलीफ होती है? पानी में बहुत ज्यादा पीता हूँ इनके मुताबिक, लेकिन कम से कम मेरी किडनी के लिए अगर ये मुझे कोई टाइम दे दें। ठीक है, ठीक तो है राजा आजाद साहब, वक्त क्योंकि मेरे पास महदूद है, नाम मैंने आपका ठीक करवा दिया है, देख लें आप स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। और बात यह कि अभी इसी हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। अब क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद रह गया, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम इसके ऊपर रखूं। और दूसरी जो बात थी, बल्कि पहली जो बात थी, वो जो शिकायत आपने की, अब उसके लिए क्या किया जाए? अजाला इसका कर सकते हैं जी, सोशल मीडिया आजकल इस्तेमाल हो रहा है, या यूट्यूब के ऊपर आप जो है ये प्रोग्राम देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर आप लिखेंगे, आज की तारीख का प्रोग्राम जब आ जाएगा तो उसके ऊपर आप रिपीट में देख सकते हैं। मुख्तसरन जी जरा जवाब दीजिए राजा। अच्छा, मैं बिल्कुल बस 5 मिनट हम लेंगे, उसके बाद हम वक्त हमारे पास 1 मिनट, अगर आप 5 मिनट लेंगे तो मसला हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो मैं बहन को बताना चाहूँगा कि साथ साथ जो वो मेडिसिन मैंने सीपिया बताई, उसके साथ रेक्सोबिया का इस्तेमाल वीकनेस को आपके कवर कर सकता है। अगर आप इसको परमानेंटली यूज़ करें दिन में 2 मरतबा दूध में मिला के, तो कमाल हो जाएगा और मेरी बहन जल्दी से शिफायाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। इनके दोनों गुर्दों में राइट एंड लेफ्ट इन्होंने दर्द का बताया है, बैक वक्त इनको दर्द हो रहा है, तो कंडीशन ये है
कि दर्द की नौयत अगर चुभन वाली है तो आप अपने जो गुर्दे हैं उनका टेस्ट कराएं, जिसमें पथरी का होना यकीनन मुमकिनात में से है। अगर पथरी आती है तो बर्बिरिस वैगेरिस के नाम से दिन में 3 मरतबा आपने ये ड्रॉप्स है मदर टिंचर, इसको इस्तेमाल करना है। सासर रुबिया का इस्तेमाल आपने इसी के साथ रखना है, यानी कि एक आप नाश्ते से पहले, खाने से पहले, रात खाने से पहले बर्बिरिस वैगेरिस ले लें और उसके बाद आप इसके 25-25 कतरे तीनों टाइम लें। विदिन 1.5 से 2 महीने में इस मसले से आपकी जान भी छुट जाएगी और सुकून करेंगे। और रेक्स रुबिया का इस्तेमाल तो आप समझ गए होंगे, आपने करते रहना है। सेहत अच्छी करनी है तो रेक्स रुबिया को अपने साथ दोस्त की तरह से लेकर चलना है इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, चैनल के 21 का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। रब आप लोगों को हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। इसी बात के साथ जी आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।